Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. We were talking about crystal structure of ionic compound. Ionic compound का एक मैंने मेथड तरीका बताया आपको कि आप क्यूब बना के, दो बॉक्सेस बना के, दो स्क्वायर्स बना के, एक क्यूब बनाएंगे और उस क्यूब के कॉर्नर्स के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लगाते जाएं। दूसरा मेथड क्या है? वो ये वाला है, आप क्यूब ना बनाएं। इस मेथड में हार्मनी क्या है या स्पेशलिटी क्या है, क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या है? कोई ऑर्डर क्या है, अरेंजमेंट क्या है? विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आपने बताना है। तो गौर से देखें, अगर मैं पहली इस जो फर्स्ट लेयर है इसको लेयर काउंट करूं, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये लेयर है इन फ्रंट ऑफ मी। इस पहली लेयर में पॉजिटिव नेगेटिव एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। सेम इज द केस इन सेकंड लेयर, सेम इज द केस इन थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर एंड सो ऑन। दूसरी चीज, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस सोडियम पॉजिटिव आयन। इसको डायरेक्टली जो आयंस टच कर रहे हैं वो सारे नेगेटिव आयंस हैं। दीज ऑल आर नेगेटिव आयन। सो पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय नेगेटिव आयन एंड ईच नेगेटिव आयन इज डायरेक्टली सराउंडेड बाय पॉजिटिव आयन। यही काम हमने कल किया, लिखा, देखा। एक और चीज, अगर 1:1 रेशो हो तो ईच पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 नेगेटिव आयन। कोई भी 1:1 रेशो का आयोनिक कंपाउंड हो, लाइक NaCl हो, NaBr हो, तो हर पॉजिटिव आयन के बाहर टोटल इमीडिएट ऊपर नीचे इधर उधर आसपास 6 नेगेटिव आयन खड़े होते हैं। सो ईच पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 नेगेटिव आयंस, लाइक Cl नेगेटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन 6 होंगे। अगर यहां पर लेट्स सपोज वी आर विजुअलाइजिंग द मिडल सोडियम पॉजिटिव आयन। सेम इज द केस इन द रिवर्स वे। अगर एक Cl नेगेटिव आयन को देखें तो उसको ऊपर नीचे इधर उधर आगे पीछे कह लें 6 सोडियम आयन ने घेरा होगा। दैट इज द स्टाइल ऑफ पैकिंग, अरेंजमेंट ऑफ द पैकिंग। लेकिन वंस अगेन, एक पॉजिटिव के सामने दूसरा पॉजिटिव नहीं आएगा। एक पॉजिटिव आएगा तो उसके सामने नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव आएगा। इस गौर से देखें, आप यूं चले जाएं, ऊपर नीचे चले जाएं, राइट इन दिस वे, यूं चले जाएं आप या यूं चले जाएं, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आएगा। ये एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर की, दैट इज स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर। तो दो तरीके हैं। एक, वंस अगेन आप ड्रा कर लें वो बॉक्सेस, क्यूबिक स्ट्रक्चर, और ये क्यूब बन गया है। अब आप पॉजिटिव नेगेटिव आयंस लगाते जाएं, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इसके ये नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, एंड दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द पॉजिटिव। इस तरह एक क्यूब की शक्ल में भी इस स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, शो कर सकते हैं। और इस तरह ऑन द नॉर्मल प्लेन ऑफ पेपर विदाउट मार्किंग एनी ब्लॉक्स और ब्लॉक, तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं। आपको आना चाहिए, इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, इसको पढ़ के फार्मूला बनाना आना चाहिए, इसको देख के रेशो निकालनी आनी चाहिए। लेकिन याद रखें, आपके सिलेबस में बेसिक रेशो 1:1 है, लेकिन अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें 1:2 गिवन हो तो आपने इसी को रीड आउट करना है, पॉजिटिव आयन काउंट करने हैं, नेगेटिव आयन काउंट करने हैं, उनकी रेशो निकालनी है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज ZnO। देखिए, इसमें भी रेशो 1:1 है। एक Zn है और एक ऑक्सीजन है, ZnO। सेम उसी तरह एक Zn2 पॉजिटिव आयन के बाहर सारे नेगेटिव आयंस मौजूद होंगे। जिंक को नेगेटिव आयंस ने घेरा हुआ है और एक नेगेटिव आयन को जिंक ने घेरा हुआ है। सेम वही पैटर्न है। जब भी 1:1 आपसे कोई भी एग्जांपल पूछी जाए, अगर आपने खुद से ड्रा करनी है, लेट्स सपोज P2 में, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे। अगर लेट्स सपोज मैग्नीशियम है तो 2 पॉजिटिव, सोडियम है तो 1 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम है तो 3 पॉजिटिव। सेम इज द केस, जो नेगेटिव है आपके पास आयन है उसके ऊपर भी चार्ज लिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव लगाते जाएंगे, 3 या 4 लेयर्स बना देंगे, आपका स्ट्रक्चर ठीक माना जाएगा। दैट वाज अनदर एग्जांपल ऑफ द क्यूबिक लैटिस। आगे हैं जी प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आई थिंक यू आर फेमिलियर टू दिस, क्या कहते हैं, अजूबा।
व्हाट इज दिस? ताजमहल। ताजमहल की स्पेशलिटी एक तो हिस्ट्री की है, बादशाह की है, बादशाह ने बनाया, उसके अलावा अभी तक जिंदा है, कायम है। क्यों? इसकी खूबसूरती अभी भी तकरीबन वैसे ही बाकी है। द रीजन इज इट इज मेड अप ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। इसमें सारा कैल्शियम, मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट लगा हुआ है। इसका कैल्शियम कार्बोनेट इज एन आयोनिक कंपाउंड। ये सस्टेनेबल आयोनिक कंपाउंड से मिलकर बना है। आई मीन आयोनिक कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। कई, मेरा ख्याल है, सदियां गुजर गई हैं, आफ्टर पासिंग मैनी सेंचुरीज इसकी खूबसूरती वैसे की वैसे है। तो इस पिक्चर को दिखाने का मतलब यह है कि इट इज मेड अप ऑफ आयोनिक कंपाउंड। खैर, नाउ कम टुवर्ड द प्रॉपर्टीज। बहुत अहम है, हर साल पूछते हैं या एमसीक्यूज में या स्ट्रक्चर क्वेश्चन में। नंबर 1, फिजिकल स्टेट। दुनिया में जितने भी आयोनिक कंपाउंड हैं, दे ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारे के सारे रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं? सॉलिड। फॉर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। तमाम आयोनिक कंपाउंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट आयंस आर अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड एंड रिपीटिंग पैटर्न। तो इसी को हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिक चीज, बेसिक पॉइंट क्या है? बेसिक बात है फिजिकल स्टेट। क्या है इसकी फिजिकल स्टेट? दैट इज कॉल्ड सॉलिड। कोई भी आयोनिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे लिक्विड नहीं होगा, नेवर, नॉट एट ऑल। गैस नहीं होगा, नॉट एट ऑल। ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। उनका जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, एंड सो ऑन। सेकेंड प्रॉपर्टी that is not the necessary to memorize, or that is not in your syllabus if I'm not wrong, लेकिन बहरहाल आपको आनी चाहिए। हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। ये हार्ड होते हैं और ये ब्रिटल होते हैं, बहुत सख्त होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये है कि अगर आप इनके ऊपर जोर लगाएं तो ये टूट जाएंगे, ये बेंड नहीं होंगे। बेंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती इनके अंदर, ये ब्रेक कर जाते हैं। अगर आप NaCl की रॉक्स पे हथौड़े मारें तो उसमें डेंट नहीं पड़ेगा, बल्कि वो रॉक वहां से टूट जाएगी। सो दीज आर हार्ड एंड ब्रिटल। दूसरी खूबी इनमें ये है। नेक्स्ट वन, सॉल्युबिलिटी। दीज कंपाउंड्स आर यूजुअली वाटर सॉल्युबल। काफी सारे इनमें से पानी में हल होते हैं। दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन कुछ पानी में हल नहीं भी होते हैं। यस, इट इज ट्रू। मोस्टली, मैनी आयोनिक कंपाउंड्स आर वाटर सॉल्युबल, some are not water soluble. Next one is electrical conductivity. क्या इनमें से बिजली गुजर सकती है? तो दो खूबियां हैं, दो स्टेट हैं इनकी। नंबर 1, in solid ionic compound in solid state they cannot conduct electricity. इनमें से बिजली नहीं गुजर सकती है। वो रीजन पूछेंगे क्यों नहीं गुजर सकती, तो आप बताएंगे ions are fixed in a fixed position and cannot move freely. उनके आयंस जकड़े होते हैं, वो फिक्स पोजीशन में खड़े होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। बिजली गुजरने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन बाहर से जो एक तार लेके आती है उसको आयन कैरी करता है। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना आयंस का काम है। आयंस मूव करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन होगी, वरना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट थिंग इज मोल्टन और एक्वस स्टेट। अगर आयोनिक कंपाउंड पानी में हल हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्वस आयोनिक कंपाउंड। अगर पानी में हल ना हो तो वो फिर सिंपली इट इज कॉल्ड सॉलिड आयोनिक कंपाउंड। एक्वस मीन जो पानी में हल हो जाए। मोल्टन का मतलब क्या होता है? यस, गुड, पिघला हुआ, जो मेल्ट हो जाए, लिक्विड फॉर्म बन जाए, दैट इज कॉल्ड मोल्टन स्टेट। मोल्टन में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक्वस के अंदर भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? नाउ देयर आयंस आर फ्री टू मूव विद इन दैट डोमेन एंड दे कैन कैरी द इलेक्ट्रिक करंट। ये अब इनके आयंस घूम फिर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिसीव भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकते हैं। तार के एक सिरे से या एक साइड से, एक बीकर के एक हिस्से से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे से जाके दूसरे पार्ट या हिस्से पे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। एक और चीज अभी हमने नहीं पढ़ी, बाद में पढ़ेंगे, वो ये वाली है। जब हम इनमें से करंट पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है, ये असल हालत में बाकी नहीं रहते हैं।
अगर आप आयोनिक कंपाउंड मोल्टन या एक्वस इनमें से बिजली गुजारेंगे तो इनकी कंपोजिशन बदल जाएगी। हो सकता है कि इनका फार्मूला भी बदल जाए। ये कंपाउंड जो नेचर है, नेचर ऑफ कंपाउंड बदल जाएगी। मोल्टन में तो कंफर्म बदल जाएगी। वो आयोनिक कंपाउंड बिजली तो पास कर देगा लेकिन खुद दुनिया में नहीं रहेगा, अपनी शक्ल, अपनी कंपोजिशन, अपना फार्मूला चेंज कर देगा। ये कब, क्यों, कैसे, कहां करेगा, हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे कि कब और क्या होगा। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस एनिमेशन दैट इज शोइंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मोल्टन और एक्वस स्टेट। ये एक बीकर है, इसके अंदर मैंने मोल्टन ZnO रखा हुआ है। इसमें जिंक आयन फिर रहे हैं और इसके अंदर ऑक्साइड आयन घूम फिर रहे हैं फ्रीली। इस तार से करंट आ रहा है और यानी ये आपका कैथोड है जो कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस बीकर में फेंक रहा है। ये एनोड है दैट इज रेडी टू कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन। ये दो प्लेट्स होती हैं, एक को बोलते हैं नेगेटिव प्लेट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फेंकना। यहां से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इस बीकर को, बीकर में से कुछ आयंस आएंगे इस प्लेट के ऊपर और इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे। कौन से आयन आएंगे? क्या जिंक 2 पॉजिटिव आयन यहां पर आएगा या O2 नेगेटिव आयन इस नेगेटिव टर्मिनल पे आएगा? सोच के बताना है, आपका दिल क्या कहता है। जनरली ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें रिसीव करने आए, कोई हमें गेन करे, कैप्चर करे। विच वन आयन would be capable to capture these electrons? Zinc. Good, why? Because zinc carried positive charge. तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये जाएंगे, फौरन भागेगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज खत्म करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। और यहां पर कौन जाएगा? ऑक्साइड आयन भागेंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर, अपने सर से इलेक्ट्रॉन दूर करेंगे, फेंकेंगे, नॉर्मल न्यूट्रल एलिमेंट बनने की कोशिश करेंगे। दीज आर मूविंग आयंस, तो ये आयंस मूव कर रहे हैं। जिंक्स आयंस आर मूविंग टुवर्ड्स कैथोड, ऑक्साइड आयंस आर मूविंग टुवर्ड्स एनोड। लेकिन अभी पॉजिटिव नेगेटिव देखें, इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाएंगे बीकर में, बीकर से होते हुए उस टर्मिनल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन होगा क्या? किसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं? जिंक ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। जितने गेन करेंगे, इसका जो साथी नेगेटिव आयन था, दूसरा इसका पार्टनर, वो उतने इलेक्ट्रॉन बाहर से छोड़ देगा, तार से बाहर भेज देगा। तो इस तरह आयोनिक कंपाउंड में से आप बिजली गुजार सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, दुख की बात यह है कि ये बेचारे जिंक पॉजिटिव आयन नहीं रहेंगे। नाउ दे विल बिकम जिंक सॉलिड। इसके ऊपर एक मेटल, जिंक मेटल की लेयर बन जाएगी। सेम इज द केस, ये आयन बाकी नहीं रहेंगे। ये क्या होंगे? O2 नेगेटिव आयन। ये बेचारे ऑक्सीजन गैस बन के यहां से बबल्स की फॉर्म में उड़ जाएंगे, यहां से ऑक्सीजन बन के उड़ जाएगी। तो बेसिकली देयर इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन आयोनिक compound that is in form of molten or aqueous state, but after the conduction of electricity it will decompose. ये अपनी केमिस्ट्री बदल देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आते हैं, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होते हैं। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं और इनका जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। जॉइंट स्ट्रक्चर या पूरा है नाम, आई मीन जॉइंट आयोनिक स्ट्रक्चर। आगे चल के हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर कितनी किस्म के होते हैं। तो पहली बात यह है कि इनके हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। कंफर्म टिपिकल प्रॉपर्टीज हैं, याद रखें, पेपर में यही लिखनी है, ना कोई और सोचनी है, ना कोई याद करनी है, ना कोई लिखनी है। फुल मार्क्स आएंगे आप। फिर वो रीजन पूछेंगे कि व्हाई दे आर शोइंग हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर आप लिखेंगे दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड। इनके आयोनिक बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे आर हैविंग जॉइंट आयोनिक स्ट्रक्चर, और जहां वो खड़े होते हैं वो स्ट्रक्चर भी जॉइंट होता है। सो अ लार्ज ऑफ अमाउंट
a large energy of amount of energy is needed to overcome these forces, these strong bond. उन strong bond को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है, ज्यादा गर्म करना पड़ता है. That's why they are showing high melting and high boiling point. Next thing, effect of charge on ion. वैसे that is not the part of your syllabus. चलें बहरहाल. Effect of ion charge or ionic charge. देखें, अगर एक ionic compound बन रहा है, for example, बल्कि यहाँ पे हो गया, yes, MgO पे देखें. In magnesium oxide, what is the charge on magnesium? 2 positive. What is charge on oxygen? 2 negative. तो एक जो पॉजिटिव आयन है उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव आयन है उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है. इसके मुकाबले में एक और देखिए NaCl. Na contain are having positive charge, 1 positive charge and Cl 1 negative charge. कौन ज्यादा फोर्सफुली एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे? ये आयन आपस में मिलके Mg और ऑक्सीजन मिलके आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं. Na और Cl मिलके आपस में आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं, खींच रहे हैं. आयोनिक बॉन्ड इज नॉट अ रोप या कोई रस्सी, कोई धागा थोड़ी है. एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है, जैसे मैग्नेट के 2 पोल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये 2 आयन या ये 2 आयन ऊपर वाले? क्यों? क्योंकि उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग चार्जेस हैं, ज्यादा चार्जेस हैं. 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आपस में ज्यादा फोर्सफुली स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनेगा. तो ionic bond basically depend upon the number of charges. Stronger ionic bond mean higher the number of charges, positive and negative charges on ions. Yeah, in other word, higher the positive and negative charges on the ion, they will make stronger ionic bond. जितना चार्ज ज्यादा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के ऊपर, उतना उनका आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा. ऑब्वियसली जितना आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. नेक्स्ट इज द यूज ऑफ आयोनिक कंपाउंड. आयोनिक कंपाउंड जैसे आपने पढ़ा है कि ये माशाल्लाह इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हायर टेम्परेचर पे ये जिंदा रहते हैं, सौखे आसानी से मेल्ट नहीं होते. तो आपके सिलेबस में है एक MgO जो हमने अभी पढ़ा भी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. तो इसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं. नंबर 1, टू लाइन द इंडस्ट्रियल फर्नेसेस. जो भट्टियां होती हैं जहां पर लोहा पिघलाया जाता है, मेल्ट होता है, उसकी अंदर की जो दीवारें होती हैं वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से बनाई जाती है. हीट रेजिस्टेंस इंसुलेटर, डिफरेंट इंसुलेटर्स बनाए जाते हैं जिसके ऊपर हीट असर ना करे. सो दे आर यूज्ड एज, एक वर्ड यूज करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज रिफ्रैक्टरी मटेरियल. ये वही मटेरियल होता है जो इनर्ट होता है, और इसके ऊपर हीट का इफेक्ट इंपैक्ट कम होता है. इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. और भी यूजेस हैं, बस आपने ये मेन 2 यूजेस याद रखने हैं. नाउ कम टुवर्ड्स द समरी ऑफ ऑल दीज प्रॉपर्टीज. आपने फिंगर टिप पे क्या बातें याद रखनी है? नंबर 1, वंस अगेन, ऑल आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. कभी ये लिक्विड या गैस नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे विद अ जायंट क्रिस्टल लैटिस. वो मैंने पहले आपको बता दिया. नंबर 2, हार्ड लेकिन ब्रिटल होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर. अगर इन पे आप फोर्स लगाएंगे तो ये ब्रेक कर जाएंगे, टूट जाएंगे, बेंड नहीं होंगे. बहुत सारे पानी के अंदर हल होते हैं. मैनी ऑफ देम आर वाटर सॉल्युबल, दे डिसॉल्व देमसेल्फ इनटू द वाटर. कुछ पानी में हल नहीं होते, अक्सर हल हो जाते हैं. ये दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. ये सॉलिड की शक्ल में, सॉलिड की फॉर्म में बिजली कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज आयंस आर इन अ फिक्स्ड पोजीशन. आयंस मूव नहीं कर रहे होते इस केस में. सो दे रिमेन स्टैटिक. एज आयंस रिमेन स्टैटिक, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. यस, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन केस ऑफ मोल्टन एंड एक्वस स्टेट. अगर इनको पानी में हल कर दें या इनको पिघला दें, मेल्ट कर दें, लिक्विड कर दें, मोल्टन या लिक्विड एक ही बात है, तो इनमें से बिजली गुजर सकती है. क्यों गुजर सकती है? बिकॉज नाउ आयंस आर फ्री टू मूव. उस वक्त आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं. दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड.
ये या आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होता है लिखा हुआ आगे, और इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। जितना चार्ज ज्यादा होगा आयंस के ऊपर उतना आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। जितना आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा किसी का, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड होते हैं, तो उसकी वजह से इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड टू लाइन द फर्नेसेस एंड हीट रेजिस्टेंस इंसुलेटर्स they are used as refractory material। ये टोटल प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई है, ये आपने हिफ्ज करनी है, याद करनी है, सारी की सारी आनी चाहिए, बस यही याद करनी है। आयोनिक कंपाउंड की कोई और प्रॉपर्टी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, आज से 30 साल पुराना हो या अभी इसी ईयर का कोई क्वेश्चन हो, इसी में से आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आपने चूज करनी है, लिखनी है, आपका आंसर ठीक होगा। यहां तक कुछ चीज पूछनी हो, कुछ चीज समझ ना आई हो, प्लीज बताइए। द नेक्स्ट टॉपिक कोवलेंट बॉन्डिंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट बॉन्डिंग इज कोवलेंट बॉन्डिंग। ये आपके सामने है सिलेबस लाइन। हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है, 3 बेसिक पोर्शन है। स्टेट द कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है आपने वो स्टेट करना है, और कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है उसकी, या वैसे भी कोई बॉन्ड क्यों बनता है मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। उसके बाद है कि कोवलेंट बॉन्ड जब बनता है तो उसकी एज एन एग्जांपल, अगर 2 हाइड्रोजन हो तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, 2 क्लोरीन हो तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, H2O, CH4, NH3, HCl, मैथनॉल, C2H4, O2, CO2, ये सारी एग्जांपल आपने करनी है, और इन्हीं के आपने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना के डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद आपके सिलेबस में प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ द सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड, वो पढ़ाएंगे आपको कौन से होते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एंड लेट्स टॉक अबाउट कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। पहली लाइन लिखिए अपने पास, याद कीजिए इस लाइन को, बार बार पढ़िए, कम से कम घर में जाके 20 टाइम्स पढ़िए इसको। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड एटम्स टुगेदर बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दैट इज अ फुल फ्लैज डेफिनेशन, फुल प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को बांध के रखती है, कब कैसे, जब वो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जरिए जो बॉन्ड डेवलप होता है 2 एटम के दरमियान, उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम्स, सेम और डिफरेंट, कोई इशू नहीं है, एटम्स टुगेदर बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, तो उनमें एक बॉन्ड जन्म लेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी, उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड कौन कौन से एलिमेंट बनाते हैं? मोस्टली नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर एटम्स। जो नॉन मेटल हैं, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, दे आर सपोज टू मेक, आर दे यूजुअली मेक कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन देम। जब नॉन मेटल आमने सामने आएगा, दे विल मेक कोवलेंट बॉन्ड। समटाइम मेटल और नॉन मेटल भी बनाते हैं, लेकिन बेसिक नंबर 1 रूल क्या है, जब 2 आर मोर देन 2 नॉन मेटल्स आपस में बॉन्ड बना रहे हों, नॉन मेटल्स, हाउ यू विल नो, आई मीन ईदर दिस इज अ मेटल और अ नॉन मेटल, तो यू विल सी द प्रोडक्ट टेबल, एक्सट्रीमली राइट हैंड साइड स्पीशीज और एलिमेंट्स आर नॉन मेटालिक एलिमेंट्स। तो बेसिकली जब 2 नॉन मेटल्स आपस में मिलेंगे, लाइक हाइड्रोजन आपस में मिलेगा, आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। नाइट्रोजन आपस में आके मिलेंगे, जो भी फार्मूला होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। क्लोरीन अगर आपस में आके मिलेंगे, दोनों नॉन मेटल हैं, दे विल मेक कोवलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन आपस में आके मिलेंगे, एटम्स, दे विल मेक कोवलेंट बॉन्ड। इवन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में मिलेंगे, दे विल मेक कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलेंगे, दे विल मेक कोवलेंट बॉन्ड। तो 2 एक जैसे या डिफरेंट, अगर एटम कभी भी नॉन मेटल हैं और वो आपस में बॉन्डिंग करने जा रहे हैं,
तो देयर इज अ 99% चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो उस वक्त जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, सम एक्सेप्शंस आर देयर एज यू नो। कभी 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 मेटल भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ये बाद में बताएंगे आपको, पढ़ाएंगे आपको कि आपने चेक कैसे करना है। मेरे वैसे YouTube के पुराने लेक्चर्स भी हैं जहां मैंने बताया हुआ है कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग जब भी आपने चेक करनी हो तो उसका एक स्ट्रेटजी या प्लान या रूल क्या होता है। लेकिन याद रखिए कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल जहां मिलेंगे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। हाँ, कभी कभी मेटल और नॉन मेटल भी आपस में मिलके कोवलेंट बॉन्ड बना सकते। फ्यू एक्सेप्शंस हैं, बहरहाल मैं एक बता देता हूं। अगर एल्यूमिनियम ये मेटल है, व्हेन इट इज अलाउड टू रिएक्ट विद क्लोरीन, अगर ये Cl2 के साथ मिलेगा, हीट करेंगे, एक कंपाउंड बनेगा AlCl3, दिस इज अ कोवलेंट कंपाउंड। तो एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, लेकिन पहली बात रूल नंबर 1 क्या मैंने बताया आपको कि जब भी दो नॉन मेटल आपस में मिलेंगे दे विल मेक ऑब्वियसली कोवलेंट बॉन्ड। रूल नंबर 2 एक एक्सेप्शनल रूल है बेसिकली कि कभी कभी मेटल भी पार्टिसिपेट करता है, कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन जब भी नॉन मेटल मिलेगा उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो हमेशा आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। हाँ, एक एक्सेप्शन थी पहले मैंने बता दी, अगर कहीं पर अमोनियम आयन है वो जब भी किसी और मेटेलिक नॉन मेटेलिक आयन से मिलेगा जहां पर दो किस्म की बॉन्डिंग होगी। N और H के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, NH4 और Cl के दरमियान, यानी ये दो हिस्से बन गए हैं, ये पूरा हिस्सा पॉजिटिव आयन और ये हिस्सा नेगेटिव बॉन्ड। तो बेसिकली NH4Cl में दोनों बॉन्डिंग है, आयोनिक भी है और कोवलेंट भी है। N और H के दरमियान क्या ताल्लुक है? कोवलेंट बॉन्ड। दोनों नॉन मेटल हैं, आंखें बंद करके कोवलेंट बॉन्ड। और अगर कहीं एक अमोनियम आयन लिखा हुआ है NH4 तो फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए एक्सेप्शनल केस है, NH4 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये एक पॉजिटिव आयन है, ऑल्दो इट इज नॉट हैविंग एनी मेटल और मेटालिक एलिमेंट। तो बेसिकली इवन दो अगर इसमें मेटल नहीं भी है तब भी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और इसके साथ जो भी खड़ा होगा ऑब्वियसली उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कोई भी खड़ा हो इसके साथ। एंड इट इज आल्सो मेकिंग आयोनिक बॉन्ड। दो किस्म के बॉन्डिंग है। जहां पर भी NH4 देखें तो समझ जाएं यहां पर दो किस्म के कंपाउंड या बॉन्ड्स मौजूद हैं। NH4Cl आयोनिक कंपाउंड भी है, कोवेलेंट कंपाउंड भी है। N और H के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड, NH4 और Cl के दरमियान आयोनिक बॉन्ड, दोनों बॉन्डिंग मौजूद हैं। यूनिक एग्जांपल है, आपने याद करनी है। नाउ कम टुवर्ड द नेक्स्ट वन। बेसिकली कुछ होते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कुछ होते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड और कुछ होते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हाउ देयर इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेसिकली आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग होती है, शेयरिंग करते हैं एलिमेंट्स। जस्ट हैव अ लुक, दीज आर टू हाइड्रोजन एटम। दो एटम आपने सामने आएंगे, बोथ ऑफ देम आर हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। दूसरे के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेंगे? ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, जस्ट लाइक दिस। आपस में अपने आखिरी शेल्स ओवरलैप करेंगे इनके, और दोनों इलेक्ट्रॉन को कॉमन ज्वाइन करवा देंगे। अब ये दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी हैं, तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया है। ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं, दैट इज कॉल्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको शेयर्ड पेयर बोलते हैं, यानी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एक पेयर शेयर हो गया। और अगर एक पेयर शेयर हुआ है दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। उसको एक सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल लाइन लगाते हैं, सिंगल डैश लाइन लगाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सेम इज द केस डबल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर दो एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हो दैट इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को सिंपली ऑन द प्लेन ऑफ पेपर एक लाइन से शो करते हैं। आयोनिक बॉन्ड को किसी लाइन से शो नहीं करते, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड को शो करते हैं। कम टुवर्ड्स डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल, दो ऑक्सीजन के एटम हैं आपके पास,
दोनों आपस में मिलकर बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे। एक ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा ऑक्सीजन भी दो इलेक्ट्रॉन देगा। और से देखें तो ईच ऑक्सीजन इज कंट्रीब्यूटिंग 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, डबल बॉन्ड बन गया। दैट वाज द एग्जांपल ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन जब भी आपस में मिलेंगे, हर नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एंड दे विल मेक ट्रिपल बॉन्ड, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। शेयर्ड पेयर को इस तरह ओवरलैप करवाते हैं, शेल्स को ओवरलैपिंग रीजन में हम शेयर्ड पेयर को शो करते हैं। ये 2 शेल हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैपिंग मीन शेयर्ड रीजन। यहां पर आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जब भी आप लिखेंगे तो यहां पर आप इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे। सो ईच नाइट्रोजन इज कंट्रीब्यूटिंग 3 इलेक्ट्रॉन। 3 डॉट इसके हैं, 3 क्रॉस इसके हैं, टोटल 6 जो इलेक्ट्रॉन है वो कंट्रीब्यूट हुए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन मीन 3 पेयर एंड 3 पेयर मीन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। दैट इज ऑल अबाउट टुडे।